भारत में अब हम दो आक्रमण कर रहे हैं, एक अरब आक्रमण और एक तुर्की आक्रमण। कौन कौन? अरब आक्रमण हुआ था अल हज्जाज और मोहम्मद बिन कासिम। सुन रहे हो? वो अरब देश के रहने वाले थे, अतः ये कहलाया अरब का आक्रमण। क्या कहलाया? अरे क्लियर है? जबकि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ओके, ये तुर्की है। कौन है वे? अतः ये तुर्की आक्रमण है। तुर्कियों की ओर से पहले आया महमूद गजनवी, नहीं आया। 1000 से 1070 आया है। मोहम्मद गौरी आया है 1175। कब आया? क्लियर है? और ये 1205 में इसकी मृत्यु हुई है। फाइनली 1206 में 1206 में गद्दी पर कौन बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहां बैठा? लाहौर। कहां बैठा? ओके। इसका दामाद कौन आया? इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन के बाद रजिया, रजिया के बाद ओके। और बाराम शाह के बाद आया नसरुद्दीन महमूद, के बाद आया बलबन, के बाद आया कैकुबाद, के बाद आया ओके। फिर इनकी फाइनली हत्या कर दी जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? अरे क्लियर है? और यहां से किस वंश की स्थापना हो गई? ओके। देखें आप, बात सुनो जरा हमारी। बेटा आप पर इतना प्रेशर इसलिए बनाते हैं आपका भाग्य बन जाए, सुन रहे हो? और ये देखो यहां तक अपना पूरा का पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, यहां पर एक रुकनुद्दीन, चूंकि बहुत शॉर्ट टाइम रहा इसलिए बहुत नाम नहीं आता, लेकिन रुकनुद्दीन है। फिर रजिया सुल्तान है, बाराम शाह है, अलाउद्दीन मसूद शाह है, नसरुद्दीन महमूद है, उमर कौन है? वो बलबन की बात नाम नहीं आया, लेकिन कैकुबाद है वो। हाँ है ना? इसका अंगरक्षक बना था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। कौन? अरे क्लियर है? देखें आप खिलजी वंश। अब खिलजी वंश में अच्छा कहीं कहीं हम आपसे कहेंगे कि इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। याद रखते जाना, इतिहास में कई राजाओं का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक बार जब उन्हें राज्य हाथे आया और एक जब उन्हें अपने आप को फ्री कर लिया तब राज्याभिषेक हुआ। समझ में आ रही बात? और इनके नाम इतिहास में पूछे जाते हैं। ओके। अब देखें खिलजी वंश। खिलजी वंश की भी कहानी बहुत स्पष्ट है। जब गुलाम वंश का अंतिम शासक मात्र 3 वर्ष का कैमोश है ना, यहां पर कैकुबाद है, कैकुबाद और कैमोश इसको लकवा मार गया है, ये छोटा है। और इसका अंगरक्षक कौन बना? जलालुद्दीन। कौन बना? अरे क्लियर है? ये एक्चुअली गैर तुर्की था, खिल्ली था एक्चुअली। कैसा था? हाँ या ना? तो इसे यहां के तुर्की सरदार पसंद नहीं करते थे, अतः सरदारों ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाने का षड्यंत्र बनाया। वो उल्टा गया, इसने इनकी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कौन? हाँ या ना? एक्चुअली अच्छा सेनापति था, उदार प्रकृति का था, यानी एक सहिष्णु व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। अब आप कहोगे सर अच्छा कैसे हो गया, इसने इनका कत्ल किया? भैया ये तो राजनीति की डिमांड है। समझ में आ रही बात? इससे आप ये नहीं कह सकते कि कौन व्यक्ति अच्छा है कौन व्यक्ति, क्योंकि अगर ये उनका कत्ल नहीं करता तो वो इसका कत्ल। हाँ या नो? सम्राट अशोक, हम जिसे अशोक महान कहते हैं, वो भी 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर। अब
प्रश्न उठता है कि उसने क्यों किया? अरे भैया वो 99 भाई की हत्या नहीं करता तो 99 में से कोई 100 की हत्या कर देता। समझ में आ रही बात? तो जैसे आपके एग्जाम के लिए अंक सूची और नंबरों की जरूरत होती है, ऐसे ही अगर आपको राजगद्दी पर बैठना है तो आपकी तलवार में ताकत होनी चाहिए। सुन रहे हो? आपको अपने प्रतिद्वंदियों का नाश करना आना चाहिए। हर चीज की डिमांड अपनी आती अलग है। आपको संत बनना है, आपके गुण अलग होना चाहिए। आपको शिक्षक बनना है, गुण अलग होना चाहिए। और अगर आपको राजा बनना है तो आपके गुण राज करना और साथ में राज बचाए रखना। सुन रहे हो? क्योंकि गद्दार केवल और केवल बाहर नहीं होते, इतिहास से पता चलेगा तुम्हारा बाजू वाला ही गद्दार है। अभी देखना आपको पता चलेगा। अब इसका भतीजा, अब जब ये व्यक्ति लगभग 70 साल का था तब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सुन रहे हो? कहां? दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 70 साल का हो चुका था। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सारे जीवन का सार निकालने लगता है कि युद्ध में कोई सार नहीं है, लड़ने भरने में कोई सार नहीं है। अतः ये इतना युद्ध प्रेमी नहीं रह गया। ये युद्ध, अच्छा, ये सबसे बड़ी भूल होती है सुल्तान की। अगर आपने युद्ध छोड़ा और आपका राज समाप्त। आप भले अपने आप में कहें कि हम अच्छे हैं, लेकिन यह दुनिया की डिमांड है कि आपको युद्धरत रहना पड़ेगा। ये व्यक्ति जो था 70 साल का था, वृद्ध व्यक्ति था, अतः इसकी सोच अच्छी हो गई। इसने अब दुश्मनी त्याग करके सोचा कि सरदारों को खुश कर लें, उन्हें उच्च पदों पर रखें। अब इसका एक भतीजा था अलाउद्दीन। कौन था? अरे क्लियर है? जो इतिहास में आया अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। क्या के नाम से? ओके। ये अलाउद्दीन खिलजी था, इसका भतीजा था। इसे बहुत जल्दी थी कि हमें सुल्तान बनना है। सुन रहे हो? पहले ये सूबेदार था, ये सूबेदार था, ये सुल्तान था। सुन रहे हो? अतः इसने सूबेदार होते हुए भी कई राज्यों को, खासतौर में दक्षिण के राज्यों पर इसने आक्रमण किया और वहां का धन लूटा। अब धन लूटा तो निश्चित बात है, धन बढ़ेगा तो सेना बढ़ेगी, सेना बढ़ेगा साम्राज्य बढ़ेगा। तो इसके जो वफादार थे जलालुद्दीन के, उन्होंने सूचना दी कि आपका भतीजा लूटपाट कर रहा है, इसके बाद धन बढ़ गया तो कल आपको ये हटा देगा। इसने सोचा हमें तो वैसे ही हटना है, और हमारे भतीजे को ही राज्य करना है। वो हमारे साथ ऐसी गद्दारी नहीं करेगा। क्यों करेगा? भाई उसी को तो गद्दी देना है हमें, लेकिन इसके मन में गद्दारी थी। अतः ये धन इकट्ठा करता रहा और धन इकट्ठा करने के साथ षड्यंत्र रचता रहा। और इसने धन इकट्ठा करने के बाद जो लूटपाट की, तो इसने एक षड्यंत्र के तहत सुल्तान कौन को खबर भिजवाई कि हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, हमें डर लग रहा आपके पास आने में, हम माफी चाहते हैं और आप हमें माफ कर दीजिए। उसने सोचा कोई बात नहीं, ना भतीजे हो। तो उसने कहा ठीक है, आप आ जाइए इलाहाबाद और यहां ये सारा धन हम आपको समर्पित कर देते हैं, आप यहां मिलने आ जाइए। फिर इसके लोगों ने कहा कि देखो ये षड्यंत्र कर रहा है, आप सुल्तान है, उसे आपके दरबार में आना चाहिए, आप मत जाओ। फिर इसने वही कहा हमारा भतीजा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गया, इसने कहा सेना वहीं छोड़ दो, सेना वहीं छोड़ दी। ये मिलने गया गंगा नदी के तट पर और धोखे से इसने हत्या कर दी और अपने चाचा का सिर काटकर सारी सल्तनत में घुमाया। अब आप कहोगे सर पहला काम तो गलत किया कि हत्या कर दी, अब सिर काट करके घुमाने की जरूरत क्या थी? तो ये सूचना थी
कि हम इतने ताकतवर हैं कि हम इनका सर काट के, संतान का सर काट के ले आए। अगर कोई बीच में उठा तो यही हाल होगा, ताकि दहशत कायम रहे। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? ये उस समय राजनीति की डिमांड थी। अगर आपको राज करना है तो आपको ये हालात पैदा करने होंगे। अतः अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से जितने राजा इतने क्रूर हुए, वो राजनीतिक दृष्टि से ठीक थे। क्यों? क्योंकि अगर वो इतने क्रूर ना होते तो राज्य बचता नहीं। समझ में आ रही बात? सोचिए, इतिहास में आपने सुना चारों तरफ राजपूतों का राज्य था, बड़े से बड़े राजा थे, लेकिन एकता ना होने के कारण बचा नहीं पाए। सुन रहे हो? बाहर के चरवाहे राज कर गए, फिर मोहम्मद बिन कासिम आ गए, फिर गजनवी आ गए, फिर गौरी आ गए। सुन रहे हो? और हर आदमी ने लापरवाही करी तो उन्हीं के अपनों ने उनका कत्ल कर दिया। अब कौन आ गया? अलाउद्दीन। ये भी आशा से बढ़कर साम्राज्यवादी निकला। अब इसने क्या किया? इसने मन में पूरी प्लानिंग बना ली कि हमें राज्य का विस्तार करना है। विस्तार कैसे करें? अब विस्तार करने के लिए अर्थव्यवस्था अच्छी चाहिए। अर्थव्यवस्था अच्छी चाहिए तो टैक्स चाहिए, लेकिन ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो जनता कमजोर पड़ जाएगी। इधर जनता कमजोर ना हो, उधर पैसा भी आ जाए और सेना भी आ जाए। पूरा प्लान इसके दिमाग में था। तो इसने सबसे पहले किया बाजार नियंत्रण, कि बाजार में अति महंगी चीज ना बिकने पाए। जितना ज्यादा महंगाई आएगी जनता टूट जाएगी, जनता टूटेगी तो हम टूट जाएंगे भाई। समझ में आ रही बात? तो इसने सबसे पहले बाजार नियंत्रण शुरू किया। क्या किया? अरे क्लियर है? उस समय ज्यादातर लोग पैसे की कमी से जूझ रहे थे, तो इसने एक काम और कर दिया। इसने मेन काम किया नगद वेतन। हमसे पैसा का लो, नगद लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेना में भर्ती। जैसा भ्रष्टाचार आज है ना, इसी उस समय भी था। जब सरकारी गाड़ी आती है, सरकारी आदमी को सरकारी गाड़ी लाए, साहब ने टायर खोले, घरों घर लाए। बची कबाड़ा। तुम सरकारी गाड़ियां देखने को नहीं, अभी तुम लोग के समय तो सरकारी गाड़ियां इतनी बची नहीं है, प्राइवेट अटैच होने लगी है। नहीं तो पहले तुम कलेक्टर साहब की भी गाड़ी देखते तो आधी बचती थी, तहसीलदार की देखते तो आधी पीछे की तिरछी भग रही है। क्यों? क्योंकि दिक्कत यह है कि जितना सामान है निकाल के ले गए, पता चला उनने एसी दी, वो घर में लग गई। तो ये भ्रष्टाचार था, और ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अच्छे किस्म के घोड़े बनवाए युद्ध के लिए। और उस समय लोग क्या करते? जो अच्छे घोड़ा घर बांध आए और घर से खच्चर उठा लिया है और गिनती पूरी कर दी कि देखो साहब 100 हते, 100 ही है। अब पता चले दौड़ा, अब कहा खच्चर है वो, कहां दौड़े? तो उसने कहा नहीं, ये नहीं हुआ। तो उसने फिर क्या किया? घोड़े दागने की प्रथा। उसने घोड़ों पर निशान लगाया कि यही घोड़ा हमारा है, और यही नहीं मिला तो हम तुम्हें घोड़ा बना देंगे। हमने जिसको जो घोड़ा दिया है वही सेना में खड़ा होना चाहिए। तो घोड़े दागने की प्रथा आ गई। समझ में आ रही बात? अब इसने एक बात और, एक भ्रष्टाचार और था उस समय। पता चला नौकरी तुम कर रहे, तुम घरे रह गए, उन्होंने कहा लड़का तुम चले जाओ नौकरी पे। उसने कहा यार हमारे जो ट्रेंड लोग हैं, जो युद्ध वाले लोग हैं, तलवार चला के जानते हैं, वे घरे पड़े। उन्होंने लड़का हो युद्ध गिनती पूरी होगी 100 सैनिक। अब पता चला कि तलवार चला के जानता है वो घर में, वो जो अनाड़ी है वो सेना में आ गया है, कैसे युद्ध जीतेंगे? तो उसने फिर आपके शरीर का जो हुलिया है, कहां चिन्ह है, कहां तिल है, नहीं आ रही समझ में?
ये हुलिया लिखना चालू कर दिया कि अगर लाश नहीं मिलेगी तो पहले मिलाएंगे हम, कि वही आदमी की जाएगी नहीं, और अगर मैं निकली ना तो जो जिंदा है उसकी लाश बना देंगे। इतना भय कायम कर दिया कि हर चीज बिल्कुल हमें निशानदेही चाहिए, और इसलिए इसका साम्राज्य विस्तार होता गया। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? बाजार नियंत्रण। देखें, अब आते हैं, अब हम पहले जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। पक्का? रिमोट देखो यार, देखो, ठीक है, देखें जरा आप लोग घर में रिवाइज किया करो यार, बहुत मजा है ना आपको पढ़ने में। आवाज कहां चली गई? ओके, देखे, गुलाम वंश के अंतिम शासक केकुवात और केमोश की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। उस समय ये 70 वर्ष का सिंहासन पर आसीन होकर खिलजी वंश की स्थापना की। संस्थापक कौन है? जोरदार आवाज। अरे क्लियर है? पक्का? ये राज्याभिषेक के समय कितने वर्ष का था? और इसकी हत्या इसी के भतीजे कौन ने? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। पक्का? हम आपको ऐसा बताना चाहते हैं कि आप एक्चुअली पेपर निकालें सो निकालें, लेकिन आपके अंदर ज्ञान भी भरा हो। सुन रहे हो? एक अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट किया करो ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, हमें पढ़ाने में मजा आए। ठीक है? देखिए, जलालुद्दीन खिलजी विचार और व्यवहार, फिर वही बात, 70 वर्ष का हो चुका है, अब युद्ध प्रेमी नहीं रहा, अब कत्ल करना नहीं चाहता, सबसे मिलकर रहना चाहता है, और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। नहीं आ रही बात समझे? सामान्य तौर पर आप कहेंगे सर अच्छा तो है, लेकिन नहीं, सामान्य आदमी के लिए अच्छा है, लेकिन एक सुल्तान के लिए अच्छी बात। ओके, देखिए, सुल्तान बनने के अवसर पर जलालुद्दीन 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति था, और वृद्धावस्था की दुर्बलता उसके चरित्र में प्रकट होने लगी थी। यद्यपि वही योग्य सेनापति था, बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन अब बूढ़े होने के कारण ये युद्ध नहीं चाहता था। देखो, परंतु ये युद्ध पर ये नहीं रह गया। सुन रहे हो? देखें, वह अत्यधिक उदार हो गया और सक्षम हो गया, सबसे मिलकर रहना चाहता था। उसने तुर्की सरदारों, पिछले शासन अधिकारियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया, विद्रोहियों को ही नहीं अपितु लुटेरों एवं फलों तक को क्षमा कर दिया। एक वृद्ध व्यक्ति विरोधियों को क्षमा कर दिया, सबको क्या कर दिया? क्षमा। बस यही इसके अंत का कारण बने। समझ में आ रही बात? षड्यंत्रकारी जो अमीर व्यक्ति थे वही सरदार, उन्हें व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन द्वारा उदारता से अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया, लेकिन ये भूल गया कि जो विरोधी होते हैं वो कभी अपने नहीं होते। ओके, अंत में अपनी अविवेकपूर्ण उदारता के कारण अपने भतीजे के षड्यंत्र में फंसकर मारा गया। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है बात? समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखें, अब जलालुद्दीन ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के अनुकूल व्यवहार नहीं किया। अब आप पूछोगे सर क्या व्यवहार नहीं किया? अभी तक आपने बताया अच्छा व्यक्ति था, सहिष्णु था, मिलकर रहता था, युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन भैया ये सुल्तान के व्यवहार नहीं। सुल्तान बनने के लिए युद्ध जरूरी है, षड्यंत्रकारियों को दंड देना जरूरी है, हाँ ना? अरे क्लियर है? और इसलिए इसका व्यवहार सुल्तान के अनुरूप नहीं था। ओके, और यही इसके पतन का मुख्य कारण बना। ओके, जलालुद्दीन का वध। अब देखो जरा, अलाउद्दीन देवगिरी को लूट कर, देवगिरी कहा नीचे दक्षिण भारत में, तुम्हारी टेबल के नीचे नहीं, कुछ लोग नीचे देखने लगे, नीचे मतलब दक्षिण भारत। सुन रहे हो? पक्का? यहां पर जब ये देवगिरी लूट करके लौट रहा था, बहुत सारा धन लेकर के आया और एक कड़ा मार्ग पर लिए लौट रहा था। ठीक, तब उस समय जलालुद्दीन जो था वो ग्वालियर में था, और इसके जलालुद्दीन के जो प्रिय लोग थे, विश्वास पात्र थे, उनने सूचना दी कि तुम्हारा भतीजा क्या कर रहा है?
पैसा इकट्ठा कर रहा है, धन लूट रहा है, इससे सारा पैसा छुड़ा लो, नहीं तो कल ये ताकतवर हो जाएगा। फिर वही बात, इसने ऐसा नहीं की। देखो पूरी कहानी। उस समय अलाउद्दीन का सरदार अला उल मुल्क कड़ा मालिक पर सुल्तान को सूचना भेजता रहा। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मूल बात यह है कि सूचना मिलती रहेगी अलाउद्दीन सुल्तान की तरफ से मध्य भारत आक्रमण पर गया हुआ है। पहली बार ग्वालियर में सुल्तान को अलाउद्दीन के देवगिरी आक्रमण की सूचना मिली। सुल्तान को सूचना मिली किसने आक्रमण किया है, और हमसे बिना पूछे किया है। नहीं आ रही है समझ में? आ रही है। अहमद शब ने सुल्तान को सलाह दी। अब अहमद शब कौन है? सुल्तान का वफादार आदमी है एक। उसने सलाह दी कि सुल्तान को अलाउद्दीन का मार्ग रोककर उससे दक्षिण भारत से प्राप्त संपत्ति छीन लेनी, अन्यथा वह उसे शक्तिशाली बना देगा। पक्का? लेकिन जो राज्य के हित में नहीं होगा। परंतु सुल्तान ने उसकी सलाह को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, हमारा भतीजा है, मैं बहुत प्यार करता है। सुन रहे हो? पक्का? देखे, इसके पश्चात सुल्तान दिल्ली चला गया और अलाउद्दीन बिना किसी बाधा के कड़ा माणिकपुर पहुंच गया, इलाहाबाद के पास। सुन रहे हो? अब क्या हुआ? अलाउद्दीन अपने भाई अलमास बेग, अब इसे मोहरा बनाया और कहा कि भाई साहब आप जाओ सर सुल्तान के पास और कहना चाचा जी हम माफी चाहते हैं। सुन रहे हो? और अच्छी लंबी लंबी बातें देना। बस अलमास बेग ने यही किया। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। कहानी ये कि उसका भाई गया, लंबी बातें सो की। सुन रहे हो? और क्या कहा? भयभीत थे, बहुत भयभीत थे, क्योंकि सुल्तान की आज्ञा के बिना देवगिरी पर आक्रमण किया था और वह सुल्तान को देवगिरी की संपूर्ण संपत्ति सौंपने के लिए तैयार है। बस अब तो सुल्तान स्वयं माणिकपुर आए। और अगर सुल्तान ने ऐसा नहीं किया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। कह रहा है अलाउद्दीन एक्चुअली सोच रहा है हत्या की, और धमकी क्या दे रहा कि अगर सुल्तान ने हमें माफ नहीं किया तो हम क्या कर लेंगे। अरे क्लियर है? और सुल्तान वृद्ध था, अतः बातों में आ गया, प्रेम में आ गया। यदि ऐसा ना हुआ तो बंगाल भाग जाएगा, थोड़ा आत्महत्या कर लेगा। इस प्रकार का पत्र सुल्तान को लिखा तो उससे माफी मांगी। अलमास बेग ने चालाकी से, अलमास बेग कौन? उसका भाई है। अलाउद्दीन के प्रति जलालुद्दीन के प्रेम को पूरा फायदा उठाया और लंबी लंबी बातें फैली। सुन रहे हो? अब क्या हुआ? उस समय तक दरबार के अधिकारी सरदारों को यह विश्वास हो गया था कि अलाउद्दीन चालाकी कर रहा है। अदरवाइज क्या कारण है कि वो नहीं आया? वो सुल्तान को क्यों बुला रहा है? उन्होंने आगाह किया सुल्तान को कि सुल्तान देखो वो तुम्हारा वध करना चाहता है। सुन रहे हो? सम्मा तो बंगाल जाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि या तो बंगाल जाकर स्वयं राजा बनेगा और वो चाहता है कि आपका वध करने का मौका मिल जाए। देखें, परंतु जब तब भी अपने वफादार सरदारों की सलाह को ठुकरा कर सुल्तान ने अलाउद्दीन से मिलने के लिए माणिकपुर जाने का निर्णय किया। स्वयं सुल्तान नदी के मार्ग से माणिकपुर गया और सेना को छोड़ दिया वहां पर। ठीक है, मक्खी नदी गई भैया। देखें, ये स्लाइड ही दिक्कत कर रही है आज। चलिए यहां देखें,
स्टार्ट करो उसको। हम लोग उसमें स्लाइड में टाइमिंग बन गई है, ऑटोमेटिक प्ले डल गया उसमें। चलो यहां देखो, तब तक रिस्टार्ट हो रहा है। यहां देखिए, अब फिर वही बात, फाइनली बात ये आती है कि जो जलालुद्दीन है वो अलाउद्दीन के किसने पर कहां चला गया, कहां माणिकपुर चला गया। उसने उनकी बात ये भी मान ली कि सेना को छोड़ दो, तुम तो नाव से हमारे पास आ जाओ, हाँ या ना। और अंत में जो होना था वही हुआ। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और कड़ा माणिकपुर में तुरंत अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया। और यहां से शासन किसका आ गया? आवाज नहीं आ रही है? पक्का क्लियर है? अब अलाउद्दीन खिलजी को अपना साम्राज्य विस्तार करना था, अच्छी सेना चाहिए थी, अच्छा पैसा चाहिए था, हाँ या ना। वो चाहता था कि हम अपने सैनिकों को कम वेतन में, लेकिन वेतन कम होने के बाद भी उन्हें वेतन कम ना लगे। ये कब होगा? जब उनका खर्चा वेतन में चल जाएगा। वेतन में खर्चा कब चल जाएगा? जब मार्केट में महंगाई नहीं होगी। तो उसने एक आदेश जारी किया कि बाजार का कंट्रोल सुल्तान के हाथ में होगा, यानी कोई भी आदमी अपने मन से वस्तुओं की कीमत तय नहीं करेगा। ओके, समझ में आ रही है? अब इतिहास से एक शिक्षा और लो, जो ये फेसबुक लिया है ना, महंगाई आ रही है, राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी जैसा ने क्यों साम्राज्य विस्तार कर लिया? क्योंकि उनने जड़ पकड़ी कि अगर मार्केट महंगा होगा तो निश्चित तौर पर जनता पर बोझ बढ़ेगा, सेना पर बोझ बढ़ेगा, उतने में खर्चा नहीं चलेगा। अतः महंगाई कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी। समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? और आज जो आप कहते हैं कि नहीं महंगाई से कोई फर्क नहीं है, क्यों नहीं है? राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। तो आप शासन नहीं कर सकते। शासन करने के लिए चारों तरफ हर चीज का कंट्रोल होना जरूरी। ओके, चलिए यहां से था। चलिए सीधी बात यहां पर अलमारी प्रार्थना ये सब हो गया। फाइनली मुद्दे की बात यह है कि एक अन्य सरकार ने सुल्तान के पीछे दौड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया, सरकार लिया, और एक मत मलिक फखरुद्दीन को छोड़कर बाकी लोग गंगा में डूबकर मारे गए। और 20 जुलाई 1296 को सुल्तान जलालुद्दीन का वध कर दिया गया और सुल्तान के कटे हुए सिर से रक्त बह रहा था। उसी समय अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान ओके और उसके सिर को कड़ा माणिकपुर और अवध की सीमा में एक साधारण अपराधी के सिर की भांति घुमा घुमाकर जनसाधारण को दिखाया गया। अब कौन आ गया? हमें आवाज नहीं आ रही है? अब अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि अगर दिल्ली पर राज करना है और भारत पर राज करना है तो भारत के चारों तरफ राखनी थी। वो बहुत दमदार है, बहुत वीर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी, राजपूतों से लड़ने के पीछे एक बात सबसे बड़ी दिक्कत की ये थी कि जहां पर मुसलमानों के लिए यानी खिलजियों के लिए इसी भूमि को जितना मात्र भूमि था, वहां पर भारत के लोग इस तरीके से सीखते थे कि वो कहते थे कि ये हमारी मातृभूमि है, यानी हमारी जन्मभूमि है, यानी हमारी मां है। समझ में आ रही बात? यानी जो इनके सैनिक वेतन में काम करते थे, वो भारत के राजपूतों के सैनिक फ्री में काम करने तैयार थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारी मां की सेवा हमें करना। समझ में आ रही बात? अब अलाउद्दीन खिलजी को ये पता था कि हमें टक्कर कहां लेना है। सुन रहे हो? देखें, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार की नीति विश्वास रखता था, वह विश्व नेता बनना चाहता था। सुन रहे हो?
अब इसके पहले विश्व विजेता कौन बनना चाहता था? सिकंदर। कौन? आवाज नहीं आ रही है। अब कौन के मन में इच्छा जागी? कौन के मन में? अतः इसने एक उपाधि धारण करी, सिकंदर ए सानी। सानी माने समान। सुन रहे हो? मैं सिकंदर के समान हूं। कौन ने कहा? बोलो यार। अतः इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। तो ये सिकंदर सानी दूसरा सिकंदर कहा इसने। अलाउद्दीन खिलजी का मेन बात थी कि इसका अर्थशास्त्र बड़ा जोरदार था। अच्छा एक बात और है, इसने एक हिजड़ा जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? हमें आवाज नहीं आ रही है। को 1000 दीनार में खरीदा। कितने में? हमें आवाज नहीं आ रही है। जरा खिंच के बैठो और जवाब दो। कितने में खरीदा? नाम क्या था? मलिक काफूर इस हिजड़े का नाम था। ये चतुर था, चालाक था और युद्ध की कला भी जानता था। समझ में आ रही बात? अतः इसे 1000 दीनार में खरीदने के कारण मलिक काफूर को कहा गया 1000 दीनारी। क्या कहा गया? अरे क्लियर है? और ये सुल्तान, अब सुल्तान कौन है? सुनाई नहीं दिया? ये सुल्तान का बहुत करीबी बन गया और अक्सर जगह ये सुल्तान की ओर से युद्ध करने के लिए जाने लगा। कौन? कौन? लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है। समझ में आ रही है? इसने अपना बहुत खास समझा, किसे? बहुत ताकतवर बना दिया। और जब अलाउद्दीन खिलजी वृद्ध होने लगा तो यही मलिक काफूर इसका सबसे बड़ा शक्ति बन गया। समझ में आ रही है? जब अलाउद्दीन खिलजी को अपने पुत्र पुत्रियों को सुल्तान बनाना था, उसी समय मलिक काफूर ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी के सारे बच्चों का कत्ल कर दिया। समझ में आ रही है? तो अब देखिए इतिहास में देखिए, जो व्यक्ति सारी जिंदगी सुल्तान का गुलाम रहा और सुल्तान का वफादार रहा, वो अब सुल्तान का सबसे बड़ा शत्रु है। सुल्तान का सबसे बड़ा ओके। हालांकि मलिक काफूर मात्र 35 दिन शासन कर सका, क्योंकि सरदार समझ गए कि अगर ये ज्यादा दिन जीवित रहा तो ये हमें भी मारेगा, इसलिए इसका कत्ल कर दो। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? तो देखे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय पर मलिक काफूर को भेजा। उस समय दक्षिण का शासक था प्रताप रुद्र। कौन था? हाँ ना। उसने आत्मसमर्पण किया और खुद की मूर्ति दी है। कोई मूर्ति की ऊपर सोने की चेनें डाल दी, जंगी डाल दी और कोहिनूर हीरा भी कौन को दे दिया? मलिक काफूर। कौन को दे दिया? बाद में जो कोहिनूर हीरा है, जो राजा आते गए उनमें ट्रांसफर होता गया। बाद में बना, शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन। क्या बनवाया था? सुन रहे हो? उस समय ये लगाया गया। देखिए कालांतर मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया, जिसमें कोहिनूर हीरा और नादिर शाह आया, उसे लूटकर ले गया। आक्रमण का कारण बताया जाता है राणा रतन, जो अत्यंत सुंदर थी, उस पर ठीक है वो कारण बताया गया है। ठीक है, आगे देखें। मलिक काफूर 1000 दीनारी कहा जाता है। किसको? मलिक काफूर पता है कौन है? एक हिजड़ा है जिसे 1000 दीनार में खरीदा है। हालांकि ये योग्य है, युद्ध प्रेमी है, अतः ये सुल्तान का प्रतिनिधि बन गया है। कौन? कौन? अरे क्लियर है? देखे अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद यह 35 दिन तक शासक रहा। कौन? कौन? अरे क्लियर है? और इसने कोशिश ये करी कि अलाउद्दीन के सारे बेटे मारे जाएं और उनका वध हो जाए। अब चूंकि उस समय अब क्या आ गया था कि सुल्तान का कोई रिश्तेदार ही क्या बनेगा? बनेगा। अतः इसने अलाउद्दीन खिलजी
कि एक पत्नी से जबरन शादी कर ली, सुन रहे हो, ताकि ये अलाउद्दीन खिलजी के खानदान का रिश्तेदार बन जाए, बाद में उसका भी वध करवा दिया। ठीक है, देखें मलिक का, इसीलिए बेटा सुनो, तुम्हें याद हो हमने कई बार तुम्हें बताया कि जो आपके मित्र होते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है। ये बहुत बड़ी ये सल्तनत है, यहां पर सिलेक्शन है। जो आप कहते हैं ना कि हमारे मित्र हमें अच्छी सलाह दे रहे कि तुम्हारे सर कह रहे इतिहास वाला, नहीं, अपन को विज्ञान पढ़ना है, जीरो हिस्ट्री। यहां जो सबसे खास है वही तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। समझ में आ रही बात? इसलिए लोग कहते हैं कि सुनो सबकी, लेकिन आपको अपने मन का निर्णय लेना है। अदरवाइज जो आपके सबसे पास है वही आपका सबसे बड़ा शत्रु। देखिए, अपने बड़े पुत्र खिजर खां को राज्य अधिकार से वंचित करके 5-6 वर्ष के छोटे पुत्र शहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कौन ने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि हम जिसको भी उत्तराधिकारी बनाएंगे मलिक काफूर उसका वध कर देगा। इसलिए उसने अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी नहीं बनाया क्योंकि वो मारा जाएगा। ठीक है, आगे अब देखो जरा मुद्दे की बात। ये देखो सिक्कों पर तारीख, ताकि हमें पता रहे कि हमारी टकसालों से कितने सिक्के कितनी तारीख को निकले, हमारी अर्थव्यवस्था का रहे स्ट्रॉन्ग। सुन रहे हो? बाजार नियंत्रण, सुन रहे हो? बाजार, स्थायी सेना, मूल्य नियंत्रण। देखो, हाँ ना, वेतन कैसा लो, हाँ ना, वेतन कैसा लो, ओके। घोड़ा दागने की प्रथा, समझ में आ गई नवा? घोड़े पर निशान लगाना, पता चले कि ये सेना का ही घोड़ा है, खच्चर नहीं है। सुन रहे हो? देखे, भूमि पैमाइश, भूमि का नापना, सुनने ना ध्यान से। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि नपवाई। क्यों नपवाई? जितनी तुम्हारे यहां खेती है उतना हम टैक्स लेंगे। पता चला 5 एकड़ वाला भी उतनी टैक्स दे रहा, 50 एकड़ वाला भी उतनी टैक्स दे रहा। तो पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नपवाई जमीन। सुन रहे हो? क्योंकि ये चाहता था कि हमारा राज्य स्ट्रॉन्ग रहे। स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब पैसा रहेगा। नहीं आ रही बात समझ में? और अगर अपने पास पैसा रखना है तो आपको सिक्कों का हिसाब किताब, बाजार नियंत्रण, स्थायी सेना, घोड़े दागने की प्रथा, ओके। देखे, और इसने अलाई दरवाजा, देखो जरा, 1000 खंभे वाला महल बनवाया था, अलाई दरवाजा कहलाता है। अलाई दरवाजा याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी। सुन रहे हो? देखे, राज्याभिषेक कहा हुआ था बलबन के महल में सिकंदर हसानी, इसका सेनापति नुसरत खान, जिसने मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था। अतः मलिक काफूर को 1000 दीनार ही कहा गया। इसने जीवन भर तो मलिक काफूर ने खिलजी का साथ दिया, लेकिन जब अंत समय खिलजी का आया तो ये सबसे बड़ा शत्रु बन गया। समझ में आ गई बात? तो अलाउद्दीन खिलजी की कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई है? आई है। देखे आगे, मलिक काफूर ने उस अल्पायु बच्चे को सिंहासन पर बैठाया। सुन रहे हो? और स्वयं उसको, माने वो नाम मात्र का राजा है, एक्चुअली राजा कौन है? मलिक काफूर। बोलो यार, पक्का क्लियर है? अरे क्लियर है? देखे, और राज्य की संपत्ति अपने हाथ में ले ली उसने। शहाबुद्दीन की मां, कौन शहाबुद्दीन? वो छोटा सा बेटा जो सिंहासन पर बैठा है ना, उसकी मां यानी अलाउद्दीन की पत्नी, सुन रहे हो, से विवाह कर लिया। विवाह क्यों कर लिया? ताकि इसके खानदान का बन जाए, हाँ या ना? विवाह कर लिया। जो देवगिरी के शासक रामचंद्र की पुत्री थी
परंतु उसने सीख ली, उसकी नवविवाहित पत्नी की धन संपत्ति को छीन कर उसे कारागार में डाल दिया। खिजरगांव शादीगांव ग्वालियर की कैद में बाकी और जो पुत्र थे उन सबको हटा दिया। अलाउद्दीन के अन्य पुत्र भी कारागार में डाल दिए गए। समुद्र काफूर का लक्ष्य अलाउद्दीन के सभी पुत्रों को समाप्त करके सिंहासन पर बैठना था। सुन रहे हो? अब इसमें और एक नई कहानी आएगी। अब देखो जरा, काफूर कहां तक 35 दिन तक ही उपभोग कर सका। वह व्यवहार शक्ति की तो अधिकार सरदार से इतने इतने जल्दी कत्ल करवाए कि सरदार भयभीत हो गए। सरदार कैसे हो गए? अरे क्लियर है? तो सरदारों ने किसका संयंत्र रच लिया? काफूर का। देखो आप, मलिक काफूर खिलजी वंश के प्रति वफादार सरदारों को भी समाप्त करना चाहता था। काफूर चाहता था जो अलाउद्दीन के वफादार हैं उन्हें भी कर दो। और ये बात सरदार समझ गए। सुन रहे हो? देखिए, इसलिए सरदार अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित हुए थे। सरदारों की तरफ से असावधान काफूर ने कुछ सैनिकों को, अब इसका एक बेटा बचा था अलाउद्दीन का एक, क्योंकि अलाउद्दीन की कई पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी का पुत्र बचा हुआ था, तो उसको मारने के लिए काफूर ने सैनिक भेजे। देखो आप, अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खां को अंधा करने के लिए भेजा। मुबारक ने अपना हीरो का हार उन सैनिकों को दे दिया कि जो रखो, और भी देंगे तुम्हें, और तुम तो हमारे सैनिक हो, पिताजी के आदमी हैं भाई। वो बातों में आ गए, हमने कहा ठीक है, इतना तो दे ही रहे, अभी हम सुल्तान बनेंगे तुम्हें और देंगे, हमारे पुराने आदमी हो। वो पलट के चले गए, काफूर को मार डाला। काफूर खत्म। नहीं आ रही बात समझ? पूरी सल्तनत में यही चला। कौन किसे मार रहा है, कब पलना पलट जाए, कोई भरोसा नहीं है। अब इसने भी, अब मुबारक गद्दी पर बैठा। अब इसने पता किया कि हमारा कोई भीजा तो नहीं रही, मैं कल बेहद भूल के इसने अपने भाई को मारा। जो अलाउद्दीन के और बागी पुत्र थे उन्हें ढूंढ कर मारा। देखो, साथ ही खिलजी से वफादार रहने का दायित्व दिया। धन और लालच और भावना से प्रेरित होकर वो और काफूर के पास पहुंचे और उसका कत्ल कर दिया। मुबारक खां को कारागार से छुड़ाकर से शहाबुद्दीन का संरक्षक बनाया गया। कौन था शहाबुद्दीन? कौन था? अलाउद्दीन का सबसे छोटा पुत्र था, वो गद्दी पर बैठा था। लेकिन अब बच कौन गया? एक और पुत्र तीसरे नंबर का। अब ये क्या करेगा? मुबारक खां इसको कत्ल करेगा, इसका भाई है गद्दी। देखो शहाबुद्दीन को अंधा करके ग्वालियर के किले में बंद करा दिया, बाद में इसका कत्ल करा दिया और कुतुबुद्दीन मुबारक के नाम से सुल्तान बना। नहीं आ रही बात? अलाउद्दीन खिलजी ने सब कुछ अपने जीवन में कंट्रोल किया, लेकिन जब अंत समय आया उसने चाहा कि हमारा बड़ा बेटा क्या बन जाए, राजा बन जाए। लेकिन उस समय मलिक काफूर उसका विरोधी हो गया। अतः उसने अपने सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाया। वो संरक्षक कौन बन गया? काफूर। काफूर ने बाकी सब बेटों को मरवाने का प्रयत्न किया, बाकी बेटे मारे गए एक धोखे से। कौन? मुबारक खां। कौन? ये बच गया, इसने उल्टा किसे मरवा दिया? काफूर। और अभी जो बेटा कहां बैठा है? शहाबुद्दीन, उससे भी कत्ल कराया, उसे अंधा कराया। सुन रहे हो? देखिए, अब ये बहुत सारे युद्ध हैं। चित्तौड़ का युद्ध, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। देवगिरी के रामचंद्र, यहां मलिक काफूर ले जाया गया, तो ये थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा। मैं सारी चीजें आपको बता दी है। अब गद्दी पर कौन बैठा है? पता चल गया? गद्दी पर कौन बैठा है? अब ये 2 कदम आगे निकला। सुन रहे हो? ये भोग विलासी है। सुन रहे हो? इतना कंट्रोल इसका राज पर खलीफा, इसने स्वयं को खलीफा कहा कि हम इनका है। सुनना, सुल्तान तो है ही है, लेकिन साथ में कहा है नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद से ये भोग विलासी टाइप बना जाता। कभी कभी नग्न रहकर तथा कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में जाता था। कौन?
सुनाई नहीं दिया। अतः कई लोगों ने इसे पागल सुल्तान कहा है। किसे? आवाज नहीं आ रही है। मुबारक खिलजी को क्या कहा है? पक्का ये सनकी टाइप का था। सनक आ जाए तो स्त्रियों के वस्त्र पहनकर चला जाता, सनक आ जाए तो नंगा ही चला जाता। ठीक है। और कभी कभी ये ऐसे बिना वस्त्रों के दरबार में दौड़ा करता सबके बीच में। तो लोग समझ गए अब चूंकि सुल्तान है, कलेजा कर दे दे, इसलिए किसी कोई कुछ नहीं पाता। ठीक है। स्वयं को खलीफा खुसरो खां पैगंबर सेनापति की उपाधि धारण की। खुसरो अब देखो इसके बाद कौन आ गया? खुसरो खां। कौन आ गया? अब इसके बाद खुसरो खां आ गया। अब खुसरो खां अब फिर वही बात। उस समय एक सुल्तान की कई पत्नी हुआ करती थी, उनमें से खुसरो खां जो था एक परिवर्तन, पहले हिंदू था, बाद में कौन बन गया? मुसलमान। फिर वही बात, वहां के सरदारों को फिर बात नहीं जमी कि नया नया मुसलमान है, सुल्तान कैसे बन गया। तो देखिए जरा, गुजराती हिंदू सैनिकों का समर्थन प्राप्त था, यही उसका सबसे बड़ा दोष बना। वह बचपन से ही मुसलमान बन गया था। दक्षिण की युद्धों में इस्लामी देश का परिचय दिया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, एक पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। लेकिन फिर उसके शत्रुओं ने उसे इस्लाम का विरोधी कहा और कहा कि अब अगर ये गद्दी पर बैठा रहा तो इस्लाम खतरे में। ओके, इस्लाम खतरे में। सुल्तान बनने के पश्चात खुसरो ने उन सभी सरदारों का वध कर दिया जो खिलजी वंश के प्रति अत्यधिक वफादार, क्योंकि से डर था कि ये हमें अपदस्थ कर देंगे। अब देखिए, उसने अपने सिंहासन की सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन के बचे हुए पुत्रों का भी वध कर दिया, को सफाया कर दिया, अन्य सभी सरदारों को सम्मान और पद देकर अपने पक्ष में कर लिया। निजामुद्दीन औलिया जैसे धार्मिक व्यक्तियों का भी समर्थन प्राप्त किया, उनका चेला बन गया। कौन का? निजामुद्दीन औलिया की चर्चा आई थी ना, बलबन के समय से मोहम्मद बिन तुगलक तक। कहां तक? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? देखे, कुछ सरदार उससे असंतुष्ट रहे। जो सरदार थे वो तुर्कों के वो चाहते थे कि तुर्की राजा बने, जबकि ये तुर्की नहीं था, ये तो कन्वर्टेड मुसलमान था। ठीक है। भारतीय मुसलमानों का सुल्तान बनना उन्हें सहन न था। गाजी मलिक तुगलक, देखो इसका सेनापति, इसे मौका मिल गया। उसने कहा अच्छा मौका है, सरदार इसे चाहते नहीं है और ये उनका सेनापति है। कौन? गाजी मलिक तुगलक। हाँ है ना? और इसका बेटा उलूग खान, सुन रहे हो? कौन? इन बाप बेटे ने षड्यंत्र रचा। क्या रचा? और इसकी हत्या करा दी और गद्दी पर बैठ गए। सो नाम का है तुगलक। नाम क्या है? एक नया वंश आ गया। कौन सा? आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही भाषा में? आ रही है? पक्का? देखो मेरा फायदा उठाया। और दीपालपुर का सूबेदार और सीमा का रक्षक था उस समय। उसने अपने पुत्र को जोना खां, उलूग खां की उपाधि से मिली थी। जोना खां इसका नाम था। सीमा प्रांत के नियमाधिकारियों के साथ हो गया। उसका पुत्र जोना खां चुपके से भागकर उसके साथ मिल गया। कहानी सीधी ये है कि दोनों के बीच युद्ध हुआ और फाइनली उसे मार दिया गया। और देखें, पराजय हुई और तिलपट के निकट से पकड़ लिया गया और वध कर दिया गया। फाइनली यहां से गयासुद्दीन तुगलक के नाम से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब आगे बात समझिए, इसलिए गुलाम वंश है। गुलाम वंश के बाद आवाज नहीं आ रही है? खिल्ली वंश की कहानी क्लियर है। वहां पर कैमूर्स की हत्या कर दी जलालुद्दीन खिल्ली ने। अब ये 70 वर्ष का आदमी है, गद्दी पर बैठा है। इसका भतीजा अलाउद्दीन खिल्जी ताक में है और उसने ऐसा किया भी है। अलाउद्दीन खिल्जी गद्दी पर बैठा, अपना बहुत सहयोगी माना मलिक काफूर को। मलिक काफूर है को ने भेजा है, 1000 दीनार में खरीदा गया है, लेकिन चतुर है, षड्यंत्रकारी है। अतः ये अलाउद्दीन को बहुत खास बन गया है। समझ रहे हो?
अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह पूरा जमाना जीतना चाहता है। अतः बाजार नियंत्रण, मूल नियंत्रण और भूमि नापना, घोड़े दागने की प्रथा, ईसाई सेना, नगद वेतन, सिक्कों में तारीख, सुन रहे हो? ये सारी चीजें कौन ने शुरू करी? कौन ने शुरू करी? अरे क्लियर है? याद रखिएगा, एक एक बात हम पूछेंगे आपसे, पक्का? और सुविधा और बाबूस कौन ने? पक्का? कुरान के आधार पर न्याय कौन करता था? कौन? पक्का? टोपी सीकर अपना खर्चा कौन सुल्तान चलाता था? नसरुद्दीन महमूद। कुतुब मीनार की नींव कौन ने रखी? पूरी कौन ने कराई? ओके, ऊपर की 2 मंजिलें और कौन ने बनवाई? फिरोज को लगनी, हाँ ना? नहीं बनवाई है? बनवाई है। पहला मकबरा कौन ने बनवाया? इल्तुतमिश ने, दिल्ली का पहला सुल्तान। पक्का? दिल्ली की पहली महिला सुल्तान। ओके, पक्का? मोहम्मद गौरी का पहला भारत आक्रमण 1175, गुजरात पर 1178, पूछे ही नहीं हमने। कारण का दूसरा युद्ध, पूरा सुना करो ध्यान। दूसरा युद्ध, पक्का? पहला क्या? 1100 चंदावर का युद्ध, पक्का? मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206, 5 और 6 अलग अलग किताबों में है 6। ओके, गद्दी पर कौन बैठा? ऐबक। कहां की? लाहौर। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश। ओके, गजनी ने भारत पर आक्रमण कब किया? क्या? 1001 से 1017 बार। कितने बार? अच्छा ये बताओ, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान? मोहम्मद बिन कासिम सुल्तान नहीं था, वो अल हज्जाज का एक सेनापति था, महमूद गजनवी। कि गजनवी को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान घोषित किया और सुल्तान बनते ही इसने हर साल एक बार आक्रमण करने का वचन दिया। तो पहला मुसलमान पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम, सुन रहे हो? और उसके पहले भी सिद्दीन, फिर आया मोहम्मद बिन कासिम। ओके, और अगर तुर्की पूछा जाए तो गजनवी, पहला सुल्तान पूछा जाए तो गजनवी, सुन रहे हो? भारत में सत्ता स्थापित करने वाला मोहम्मद गौरी। सत्ता कौन ने स्थापित करी? गौरी ने। बाकी ने सत्ता स्थापित नहीं करी, सुन रहे हो? फिर गुलाम वंश आया, नहीं आया? बेटा अच्छे तरीके से पढ़ लोगे ना, हम गारंटी दे रहे जीके की किताब लिख देंगे। और अगर ये सोचते हो कि नहीं सर की डांट में हम तो कोचिंग छोड़ देंगे, तो भाग्य से भागकर कोई कहीं नहीं गया। भाग्य एक ऐसी चीज है जिससे भागकर कोई कहीं नहीं जा सकता। भाग्य को बदल सकता है, लेकिन उसका रीजन है, उसका कारण एक है, मात्र एक, वो है मेहनत। मेहनत का दूसरा नाम कर्म है। और आपने जितने धर्म पढ़े हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, अभी बड़ा इस्लाम धर्म, कर्मों के आधार पर आपका भाग्य बदल सकता है। समझ में आ रही बात? इसलिए कर्म में तेजी लाओ। समझ में आ रही बात?
तो इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि नहीं सर आप डांट देंगे, बेटा यही डांट तुम्हारा मूल मंत्र है। अगर ये डांटना पड़े तो तुम कुछ याद करने वाले नहीं हो, मात्र भागवत सुन के आप जाओगे। आज जितने लोग नहीं आए उन साथियों से कहना 50 रुपए का नोट करारा अपने साथ लेके चले। उधर भागवत शास्त्री शर्मा जी की टेबल पे चलाएं, ठीक है। और जितने लोग परसों की क्लास में नहीं आएंगे वो 100 रुपए की राशि इस गरीब ब्राह्मण को दान करेंगे। और जो दोनों दिन नहीं आएंगे 151 रुपए की राशि, मतलब जो आज नहीं आए हैं वो परसों नहीं आ पाएंगे, वो 151 रुपए की राशि सादर समर्पित करेंगे। नहीं तो हम अलाउद्दीन खिलजी बन जाएंगे, है ना। वो कहां कहां आक्रमण करेंगे तुम्हें पता नहीं है। सो अच्छा है कि आप बढ़िया पढ़ें और देखिए लगभग 2 दिन हुआ है आपका, लगभग 8 चैप्टर हो गया है। आप मेहनत करिए, आवश्यकता पड़ेगी तो वाकई 5 घंटे की क्लास लगाएंगे आपके लिए, लेकिन लगना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं। और जैसा हम आपसे कह रहे हैं, फीस की तुलना मेहनत से कतई नहीं है। आप फीस क्या देते हैं मैटर अलग है, और आपको सफल बनाने का टास्क अलग है। अगर आवश्यकता पड़ी, जैसे हिंदी पढ़ाना है, अगर जरूरत पड़ी तो वाकई 4 घंटे से 4.5 घंटे 5 घंटे में क्लास पहुंचाएंगे अपन। लेकिन जनवरी दिसंबर के टेस्ट पे हम फाइट करके ही रहेंगे। ओके, बस साथ आप लोग दीजिए हमारा। ओके, तो यहां पर खिलजी मस्तक की कहानी खत्म। हाँ ना, अब खिलजी वंश के बाद कौन आएगा? तो वंश आएगा नहीं आएगा? फिर कौन आएगा? सैयद के बाद बस दिल्ली सल्तनत खत्म। फिर आएंगे मुगल। कौन आएंगे? मुगल। बाबर आएगा, हुमायूं आएगा, अकबर आएगा, जहांगीर आएगा। तो जहांगीर के समय से अंग्रेज धीरे धीरे आने लगेंगे। फिर औरंगजेब आएगा, शाहजहां आएगा, औरंगजेब आएगा। फिर औरंगजेब के बाद में फिर छोटे छोटे राज्य आ जाएंगे, इधर से अंग्रेज आ जाएंगे। फिर पूरी सल्तनत कौन की रहेगी? अंग्रेजों। कौन की रहेगी? फिर अंग्रेजों से हम छुटकारा पाएंगे। सुन रहे हो? फिर अंग्रेजों से छुटकारा कहां पाएंगे? 78 में 1900। फिर आएंगे 1947 के बाद भारत के चौरकट नीति, फिर वो हम पर शासन करेंगे, है ना। तो 47 से लेकर के जो चालू होगा वो चौरकटों का शासन चालू होगा, सुल्तानों का नहीं। न तलवार की दम पर होगा, न वीरता की दम पर होगा, शुद्ध होगा चौरकटे आई के दम पर। इसके बाद और लगातार कैटेगरी बढ़ती गई। पहले तलवार की दम पर है, सुन रहे हो, कि तलवार से सिर काटे, पूरे गांव में घुमाए, बोले सबसे बड़े सुल्तान कहलाए। लेकिन अब सबसे बड़ा झूठ बोलो, सबसे बड़े चिल्लाने वाले कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, वही सबसे बड़ा नहीं। 47 के चौरकटों की राजनीति बंद नहीं पड़ना है, क्योंकि घर घर चौरकट है। पहले तो क्या था, एक सुल्तान रहता था पूरे भारत में, तो पढ़ते थे। और चौरकटों में कहां तक पढ़ोगे? तो 47 बार आकर के अपने इतिहास खत्म कर देंगे। ओके, जा सकते हैं आप लोग। परसों हमारी मुलाकात होगी जी, परसों मुलाकात होगी। जी रुक जाइए, कौन कुछ क्या पूछ रहा है? हाँ बोलो। ठीक, ओके, चल निकलो सर में। भैया जितने लोग नए बैठे हैं एडमिशन फॉर्म ले लेना, अभी रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपये है। 1 तारीख से 1000 रुपये हो जाएगा, इसलिए फालतू लेट मत होना।